हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि जो आपका इंग्लिश ऑनर्स होता है उसमें आपने मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश होता है आपका, तो उसका बस एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर बाकी के वीडियोज़ में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो उसको समझने के लिए एक बात समझनी होगी कि अगर कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, मैं सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यू थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, कि अगर वो चीज़ पुरानी हो गई यानी पहले के समय की है और आप उसे ऐसे छोड़ रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। अगर कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा तो वो चीज़ अमर बन जाती है। तो वैसे ही इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है कि ये हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बताता है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, साथ ही उन्होंने अपने लाइफ में क्या चीज़ों को वैल्यू दिया और एज अ सिविलाइजेशन वो क्या सोचते थे। क्योंकि एज अ नेशन तो वो अभी बना है ना, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, तो वो तो अभी बने हैं कुछ साल पहले। उस समय की बात तो नहीं है कि उस समय एक कंट्री की तरह हम सोचते थे, उस समय तो एक सभ्यता की तरह हम सोचते थे। तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी। साथ ही इसमें बहुत सारी कहानियाँ होंगी, तो आपको कहानियाँ सिर्फ रटना नहीं है, ये देखना है कि हमारे एंसेस्टर्स ने अपना जीवन कैसे जिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले महाभारत का, कि महाभारत की कहानी में आपको धर्म, पॉलिटिक्स और इमोशंस सभी का महासागर है। साथ ही नेक्स्ट है आपका एक कहानी जिसका नाम है अभिजन शकुंतलम बाय कालिदास। उसमें आपको प्रेम स्टोरी यानी लव स्टोरी मिलती है, साथ ही उसमें रस भी होता है, नेचर के बारे में भी चीज़ें बताई होती हैं। तो वो जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, लेकिन बस अभी एक ओवरव्यू है। तीसरी है शिलप्पा कदिरम, यस शिलप्पदिकरम, सॉरी ये नाम है, तो उसको करेक्ट सही से बोलते हैं। ये आपकी एक तमिल एपिक है जो जस्टिस यानी न्याय और पतिव्रता थीम पर लिखी गई थी। अब इतना तो हमने समझ लिया कि 3 कहानी का हमने एग्जाम्पल लिया, कुछ तमिल लैंग्वेज में है, कुछ संस्कृत में है। तो आपके माइंड में होगा कि ठीक है, अच्छी बात है, कहानियाँ हमें पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन ये तो लैंग्वेज डिफ़र है ना, तमिल में है, संस्कृत में है, तो फिर हम इसको इंग्लिश ऑनर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस सवाल का भी जवाब है। इस सवाल का जवाब क्या है कि हमें इंडियन थॉट्स को पढ़ने के लिए कोई बैरियर बीच में रहना नहीं चाहिए। इसलिए इन टेक्स्ट्स को तमिल और संस्कृत लैंग्वेज से मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया गया। ट्रांसलेट का हिंदी मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है अनुवाद। तो उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ताकि अगर अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं तो फिर लैंग्वेज एक बैरियर क्यों बने। हमने ट्रांसलेशन कर दिया ताकि इंडियन थॉट्स हम तक पहुंच सके, उसमें कोई बीच में बाधा ना आए। तो हम लिटरेचर से क्या सीखते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं होता है, हम दोनों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर इंसान बिल्कुल अच्छा या बिल्कुल बुरा नहीं होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी तो वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हीरो का होता है और सेकंड कैरेक्टर जो होता है विलन का होता है, तो इन दोनों में हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हीरो मीन्स सबसे अच्छा और विलन मीन्स सबसे बुरा। तो ऐसा नहीं होता है, वो मूवी के लिए सही है, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है, पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। दोनों में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे, कि ना तो ज़्यादा अच्छा ना तो ज़्यादा बुरा, दोनों का मिक्स, दैट इज़ ग्रे। ग्रे का और भी डिफरेंट सिनोनिम हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में यही है। ओके, उसके साथ साथ हम ये भी सीख सकते हैं, जो हम लोग आगे कहानियाँ पढ़ेंगे, कि कभी कभी सच और धर्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और तीसरी बात कि इमोशंस को समझना ज़रूरी है। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, तो इसके माध्यम से इमोशंस की भी एक लैंग्वेज होती है। ऐसा ऐसा हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अब उसके बाद एक और ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला, क्या सिखाता है हमें? धर्म के बारे में। धर्म हमें अपने कर्तव्य के बारे में बताता है। और यहाँ पर आपको इस पॉइंट को समझने के लिए एक रेफरेंस ले लेते हैं वेस्टर्न लिटरेचर का, कि वेस्टर्न लिटरेचर में ज़्यादातर बातें आपको ऐसे होंगी कि वहाँ पर हीरो ने ड्रैगन को मारा, मीन्स हीरो ने विलन को फिनिश कर दिया।
लेकिन इंडियन लिटरेचर में मेन फोकस आपका ये होता है कि हीरो या जो मेन कैरेक्टर है उसके मन के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और वो अपने मन के कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए, जैसे अर्जुन को डाउट हुआ था महाभारत में, एक क्वेश्चन उनके मन में आया था कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने भागवत गीता को जन्म दिया। तो यहाँ पर हमने रेफरेंसेस लिए हैं कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर हमें धर्म के बारे में बताता है। तो धर्म मतलब क्या? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़र होती हैं अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप वेस्ट में हैं। तो वो भी हमने दोनों एग्जाम्पल से समझा। उसके बाद दूसरी बात हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से सीखते हैं, वो होता है रस। रस का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, कि आपने क्या फ़ील किया। यहाँ पर आपको कहानियों में ये नहीं पूछा जाएगा, या क्वेश्चंस में मेजरली, कि अभी कहानी का प्लॉट क्या है। प्लॉट इन द सेंस, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी आपने बीच में थोड़ा पॉज करके रोक दिया, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं, और आप चले गए पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद आप आए तो आपने फिर उस सीन से वापस उसको रिज्यूम किया देखना। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न लिटरेचर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंडियन में ये नहीं पूछा जाता। इंडियन में आपका, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा अभी उस पॉइंट पर, पानी पीने के बाद आप आएँ और बैठें अपने सोफ़ा पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या फ़ील हुआ उस मूवी को देखकर, उस कहानी को देखकर। यानी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और फीलिंग्स को ही बोलते हैं रस। तो फीलिंग्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं, जैसे कि श्रृंगार का मतलब होता है लव, करुणा का मतलब होता है कंपैशन, वीर का मतलब होता है ब्रेवरी। ये सारे हिंदी के वर्ड्स हैं, उसका इंग्लिश बता रही हूँ मैं। भयानक यानी कि फेयर, शांत यानी कि पीस। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमने देखी कि दो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखे, धर्म और दूसरा क्या देखा, रस। कालिदास की एक कहानी है, कालिदास जी ने एक कहानी लिखी थी शकुंतलम, जो कि रसों से भरी हुई हैं। रस यानी कि खाने वाला रस नहीं, यहाँ पर रस फीलिंग्स, अनुभव जो आपने फील किया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही आपको इस कहानी में भी मिलेगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, प्यार, जुदाई, पछतावा, रियूनियन, ऐसे टाइप्स की आपको इमोशंस या फीलिंग्स फील होंगी जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है शकुंतलम, जो हमने पहले भी रेफरेंस लिया था एज एन एग्जाम्पल। अब उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का? नेचर और कॉस्मोस का रोल। नेचर यानी प्रकृति, कॉस्मोस का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। कि यहाँ पर आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जितनी भी कहानियाँ देखेंगे उसमें नेचर बस एक बैकग्राउंड सीन नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के आगे हम खड़े हो गए हैं और हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो पेड़ क्या बन जाता है? आपका बैकग्राउंड। तो कहानियाँ में, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, पेड़ आपका सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता है, वो भी एक कैरेक्टर होता है, यानी कहानी का हिस्सा होता है। उसको भी सिम्बॉलिकली हम लोग कहानियों में प्रेजेंट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि हाँ, नेचर भी कुछ कह रहा है हमसे बातें। और सेम कॉस्मोस का मतलब भी कि ब्रह्मांड भी एक कैरेक्टर की तरह है। कैरेक्टर इन द सेंस कि कहानी में उसका भी कुछ रोल है, वो बस एक बैकग्राउंड सेटिंग नहीं है कि सीन है आपने बस आगे फ़ोटो क्लिक करा लिया, चाहे आप सूरज के सामने खड़े हैं, मीन्स दैट सीनरी फ़ोटो, वैसा नहीं। कहानियों में अगर आप नेचर और कॉस्मोस की बात करें तो वह कहानियों का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक सीन। तो बस ये, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में हर चीज़ जीवित है। अगर कोई चुप्पी भी है कोई कहानी में थोड़ी देर के लिए, या समय भी कुछ ना कुछ पोर्ट्रे कर रहा होता है, कुछ ना कुछ सिम्बॉलिकली मीनिंग हमें समझ आ रहा होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ऊपर से कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में हम लोग धर्म के बारे में सीखते हैं, और वेस्टर्न में हम लोग सीखते हैं एक्शन। यहाँ पर धर्म का मतलब हमने अभी समझा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में हमने क्या एग्जांपल समझा था कि वहाँ पर आपका हीरो जो है वो ड्रैगन को मारता है, ना कि वो अपने मन के भीतर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, वो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जबकि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में हम लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान देते हैं। अभी हमने जस्ट सीखा थोड़ी देर पहले कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में नेचर भी एक अलाइव कैरेक्टर है, जबकि वैसा वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में ज़्यादा नहीं देखा जाता है। और साथ ही इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में यह भी बताया जाता है कहानियों के द्वारा कि टाइम इज़ साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि जो इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो ऑन अ रिपीट बेसिस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपके लाइफ में अच्छा हो गया तो फिर दोबारा कभी अच्छा होगा ही नहीं या बुरा होगा ही नहीं।
चीज़ें होती रहती हैं, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। लेकिन वही वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में टाइम आपका लीनियर होता है। उनकी कहानियों में एक बार अच्छा हो गया तो हो गया। अब अच्छा आपका बहुत देर बाद आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो लोग लीनियर पे चलते हैं। और जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन दीज टू लिटरेचर्स कि इंडियन लिटरेचर में हम लोग नेचर को भी सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं, जबकि वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर में जो जैसा है उसको वैसा ही दिखते हैं एज अ रियलिस्टिक कि पेड़ है तो बस है। ज़्यादा कहानियों में ऐसा देखा गया है। अब लास्ट पॉइंट है जो इस पूरी इंट्रो वाली डिस्कशन का कि आज के ज़माने में क्या रिलेवेंस है इसके। अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हमने समझी, पढ़ा भी, तो आज के टाइम में क्या रेफरेंस है इसका। तो आज के टाइम में इसका ये रेफरेंस है कि आज के टाइम में इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, हर चीज़ें हमें बहुत क्विकली मिल जा रही हैं और हम इंस्टेंट रिएक्शंस में जी रहे हैं। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से हम ये सीखते हैं कि थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर उसके बाद आप कोई भी फ़ैसला लीजिए। ये आपका मेन पॉइंट है। और साथ ही आपने जो कहानियाँ भी डिस्कस की, जैसे शकुंतलम, उससे पहले भी एक कहानी थी आपकी जो तमिल एपिक थी जिसमें हमें पतिव्रता और जस्टिस के बारे में बताया गया था। आप मुझे उसका नाम अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसमें हमने क्या देखा कि अभी हमने कहानी पूरी डिस्कस नहीं की है, बट समझा कि उसमें लव स्टोरीज़ हैं और उसके साथ साथ और भी इमोशंस यानी रस भी हैं। तो लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार हम लोग बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि यस बहुत अच्छी कहानी है, लव स्टोरी है, लेकिन आपको ये भी समझना ज़रूरी है जो हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से सीखते हैं कि लव सिर्फ एक फीलिंग या इमोशन नहीं है। अगर आप लव में हैं तो उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको निभानी होती हैं। साथ ही सैक्रिफाइसेस बस ऐसे नहीं कर दिए जाते, उसमें भी कुछ ना कुछ विजडम होता है। साथ ही कोई भी युद्ध चल रहा हो तो युद्ध आपका सिर्फ लड़ाई नहीं होता है, वहाँ पर अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वॉर भी ओवर हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा इतने बड़े डिस्कशन से। वैसे उतना बड़ा भी नहीं है, बट आई थिंक पहला लेक्चर है तो इट इज़ लाइक दैट। क्या है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि इंडियन थॉट्स को समझ पाएँ। इंडिया का सोल है हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझे, जैसे धर्म, रस और साथ में नेचर और कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ साथ ये भी समझा कि कोई बिल्कुल अच्छा या बिल्कुल बुरा नहीं होता है, हम सब मिक्स हैं, दोनों क्वालिटीज़ हमारे भीतर होती हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रे। और टाइम क्या होता है एज़ पर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, साइक्लिकल इन द सेंस अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होंगी, फिर वापस से कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, यानी कि ऐसे ये सर्कल में इवेंट्स होते रहते हैं हमारी लाइफ में। इसको बोलते हैं टाइम इज़ साइक्लिकल। उसके बाद ये भी कि नेचर आपका सिर्फ एक बैकग्राउंड सीन नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी सेल्फी लेते हैं तो बैकग्राउंड में नेचर होता है, हम आगे में एज अ मेन कैरेक्टर होते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आपका नेचर का फ़ोटो होता है। लेकिन कहानियों में नेचर भी एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, एज अ कैरेक्टर होता है, कहानी का हिस्सा होता है, उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और उसके साथ ये भी कि टेक्स्ट से हम सीखते हैं कि आज के युग में कैसे हम अच्छे से अपने जीवन को जी पाएँ। कि आज तो हमारे पास कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, हमने जीवन जिया है, लेकिन पहले के भी कुछ इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर उनको समझ लेंगे तो हमें जीवन जीने में और भी आनंद आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक्ड इट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।